हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक विशेष मामले की चर्चा करने वाले हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आपको मालूम है कि जब भी हमारा कोई आदेश होता है यानी जीएसटी में डीआरसी 07 पास होता है तो उस आदेश में अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो हम दो चीज़ों पर विचार करते हैं। एक तो ये कि उस कमी के लिए उसका रेक्टिफिकेशन फाइल कर दिया जाए या हम अपील फाइल करें। अब दोनों में कन्फ्यूजन इसलिए रहता है कि रेक्टिफिकेशन अगर हमें फ़ाइल करना है तो उसके लिए भी हमें समय मिलता है 3 महीने का, और अगर हमें अपील फाइल करनी है तो उसके लिए भी हमें समय मिलता है 3 महीने प्लस 1 महीने का। यानी अगर हम रेक्टिफिकेशन फाइल करने जाते हैं तो और अपील फाइल करने का समय दोनों हमारे साथ दोनों टाइम एक साथ चल रहे होते हैं। तो इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें से हम क्या करें। तो आइए इसी पर हम लोग आज विशेष तौर पर चर्चा करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप विशेष रूप से इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे तो आपकी ये समस्या आज ज़रूर दूर हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और इन दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। क्या जीएसटी अपील में देरी के लिए एक सख्त समय सीमा सद्भावना में की गई अन्य कानूनी कार्यवाही में लगे समय को बाहर करने के न्यायिक सिद्धांत पर हावी हो सकती है? तो इस पे आज हम लोग विशेष तौर पर चर्चा करने वाले। अब देखिए, हमें आर्डर प्राप्त कब होता है? 23 अप्रैल 2024 को हमें एक पक्षी निर्धारण आदेश पारित हुआ जिसमें टैक्स लगा 7,81,838 रुपये 98 पैसे, ब्याज लगा 7,86,164 रुपये और जुर्माना लगा 78,184 रुपये। अब इसकी जो 161 यानी हमने जो रेक्टिफिकेशन फ़ाइल किया वो एप्लीकेशन फ़ाइल की हमने 23/5/2024 को, यानी 23/4/2024 को आदेश प्राप्त हुआ और ये ठीक 1 महीने के बाद 23/5/2024 को हमने अपना रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन 161 फाइल कर दिया। इसके बाद 22 अक्टूबर 2024 को ये हमारा जो है एप्लीकेशन खारिज कर दिया जाता है, यानी धारा 161 के तहत आवेदन को गैर अनुरक्षणीय यानी नॉन मेंटेनेबल के रूप में खारिज कर दिया गया। अब हमें अपील फाइल करनी है। अब देखिए, समय को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। 29 नवंबर 2024 को याचिकाकर्ता ने धारा 107 के तहत पहली अपील दायर की। अब जब 29 नवंबर 2024 को फाइल की यानी समय निकल चुका जो अपील फाइल करने का होता है। अब इन चीज़ों को, इन डेटों को आप बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे तभी आपको समझ में आएगा। 5 मार्च 2025 को अपीली अधिकरण ने अपील को समय बाधित यानी टाइम बाउंड के रूप में खारिज कर दिया। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जो भी आप फर्स्ट अपील में फाइल करते हैं तो उसमें डिले कंडोनेशन न दे करके उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वही इनके साथ भी हुआ। अब देखिए, मुख्य तर्क क्या था, याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष कैसे रखा। उसने रखा, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भूल सुधार की कार्रवाई धारा 161 में बिताए गए समय को परिसीमा अवधि की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए। शायद आप लोगों को याद भी होगा कि पहले भी जो कानून थे सेल टैक्स में और वैट में भी कि आप जब एप्लीकेशन देते थे तो वहाँ पर भी ये समय की गणना बाहर कर दी जाती थी। लेकिन अब बात हो रही जीएसटी की, और जीएसटी में हम कहते हैं लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता। तो यहाँ पर दो सेक्शन की बात की गई है, लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 5 और लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 14 की। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि कैसे ये लागू होगी। अब देखिए, इसका कानूनी आधार क्या है। यह तर्क परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 14 में निहित सिद्धांत पर आधारित है जो सद्भावना बोनाफाइड से गलत क्षेत्रकार में की गई कार्रवाई में लगे समय को बाहर करने की अनुमति देता है। और ये जब सेक्शन 14 की बात हम करते हैं तो उसके साथ जो नज़ीर दी गई वो दी गई सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है एमपी स्टील कॉरपोरेशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज 2015। अब देखिए, नज़ीर का आधार क्या है, यानी एमपी स्टील कॉरपोरेशन 2015 की नज़ीर अगर हम लेते हैं तो उसमें इन्होंने कौन सा बेस लिया है। निर्णय का सारांश ये है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भले ही परिसीमा अधिनियम की धारा 14 विशेष कानूनों जैसे सीमा शुल्क अधिनियम पर सीधे तौर पर लागू ना हो, लेकिन इसका अंतर्निहित सिद्धांत जो न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाता निश्चित रूप से लागू होगा।
अब यहाँ पर बात आती है कि जब लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 5 लागू नहीं हो रहा है, लेकिन एमपी स्टील कॉरपोरेशन के आदेश के अगर हम देखें तो वहाँ पर सेक्शन 14 लागू हो रहा है। अंतर क्या है? मुख्य अंतर क्या है? कोर्ट ने देरी की माफ़ी यानी कंडोनिंग डिले और समय का अपवर्जन एक्सक्लूजन ऑफ टाइम के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया। धारा 14 समय का अपवर्जन करती है, जिससे कोई देरी होती ही नहीं है। देखिए यहाँ पर आप सेक्शन 5 और सेक्शन 14 के बीच का अंतर समझ लीजिए। सेक्शन जो 5 है वो डिले कंडोनेशन की बात करती, यानी देरी की माफ़ी की बात करती है, लेकिन सेक्शन 14 जो बात करती है वो कंडोनिंग और डिले की बात नहीं करती। वो बात ये करती कि जब तक हम किसी और धारा के अंतर्गत कार्रवाई के लिए चले गए थे या कहीं और से हम उसके लिए लाभ लेने गए थे, तो उस के बीच का जो ड्यूरेशन है उसकी माफ़ी की बात करती है। इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा, आगे और क्लियर करते हैं इसको। हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि धारा 14 का सिद्धांत जो न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने पर आधारित है, निश्चित रूप से उन कार्रवाइयों में लगे समय को बाहर करने के लिए लागू होगा जो सद्भावनापूर्वक और उचित परिश्रम के साथ की गई हों। अब देखिए यहाँ पर जो डिपार्टमेंट का प्रतिवाद था, राजस्व का प्रतिवाद था, उनका कहना था क्या कि जो अपील की धारा 107(4) है उसका मुख्य तर्क है, राजस्व विभाग ने तर्क दिया कि यूपी जीएसटी अधिनियम की एक विशेष कानून है जिसमें अपील के लिए एक अनन्य इनफ्लेक्सिबल समय सीमा है जो कि 3 महीने और 1 महीने की है। कानूनी आधार क्या है? धारा 107 सबसेक्शन 4 के तहत देरी की माफ़ी केवल 1 महीने तक सीमित है। यह विशेष प्रावधान परिसीमा अधिनियम के सामान्य प्रावधानों जैसे धारा 5 को स्वतः बाहर कर देता है और इसके लिए इन्होंने नज़ीर दी। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय लिया, कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज वर्सेज हांगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। अब देखिए यहाँ पर 2 तरीके के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लिया गया है। राजस्व विभाग ने लिया हांगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का और हम लोगों ने लिया एमपी स्टील का। अब देखिए हांगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या कहता है। निर्णय का सारांश ये निकलता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि जब कोई विशेष कानून अपील दायर करने के लिए एक समय सीमा और देरी की माफ़ी के लिए एक विशिष्ट अवधि प्रदान करता है तो ये स्वयं में एक पूर्ण कोड होता है, यानी ये स्पेशल कानून है, इसमें लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 लागू नहीं होगा। ये तो इन्होंने कहा। मूल सिद्धांत में ऐसी स्थिति में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 पर्याप्त कारण पर देरी की माफ़ी का सामान्य प्रावधान आवश्यक रूप से बाहर हो जाता है। विधायिका का इरादा निर्धारित अवधि के बाद देरी की माफ़ी नहीं देना है, यानी विधायिका ये चाहती है कि 4 महीने के बाद का हम कोई भी समय नहीं देंगे। विशेष कानून की योजना दर्शाती है कि निर्धारित समय सीमा पूर्ण है और इसे न्यायालय द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का उपयोग करके बढ़ाया नहीं जा सकता, यानी जो डिपार्टमेंट ने लिया नज़ीर उसके हिसाब से लिमिटेशन एक्ट लागू होता है और लिमिटेशन एक्ट स्पेशल एक्ट पर लागू नहीं होता, इसलिए समय सीमा बढ़ाई नहीं जा सकती और इनको डिले कंडोनेशन नहीं मिलेगा। लेकिन हम डिले कंडोनेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ध्यान दीजिएगा। 2 नज़ीरों का टकराव क्यों हो रहा है और किन कारणों से हो रहा है उनको देखिए। न्याय का सिद्धांत और वैधानिक निश्चितता का। एक में समय अपवर्जन की बात हो रही, यानी उस समय को हटाने की बात हो रही, और दूसरे में देरी माफ़ी की बात हो रही। धारा 14 जो परिसीमा अधिनियम है वो बात करता है समय के अपवर्जन की, और धारा 5 जो परिसीमा अधिनियम का है वो देरी माफ़ी की बात करता है। डिपार्टमेंट हांगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात करता है और हम एमपी स्टील कॉरपोरेशन की बात करते हैं। अब न्यायालय ने इसमें विचार संतुलित कैसे किया उसको देखते हैं। न्यायालय ने इसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया राजस्व विभाग का हांगो इंडिया पर भरोसा सही है, लेकिन केवल धारा 5 देरी की माफ़ी के संबंध में यह धारा 14 यानी समय का अपवर्जन के सिद्धांत को बाहर नहीं करता। समय का अपवर्जन क्या है, सेक्शन 14 क्या कहता है, यह एक्सक्लूजन की बात करता है। और एक्सक्लूजन क्या है, यह एक विशिष्ट अवधि को गणना से ही हटा देता है, मानो यह समय अस्तित्व में ही नहीं था। यदि समय को बाहर कर दिया जाए तो कोई देरी नहीं होती जिसे माफ़ करने की आवश्यकता हो, इसलिए एमपी स्टील का सिद्धांत लागू होता है। अब इन्होंने जो डिले कंडोनेशन की बात की, सेक्शन 5 की बात की, उसमें यह स्वीकार करता है कि देरी हुई और उसे माफ़ करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जीएसटी अधिनियम की धारा 107
4 इस शक्ति को 1 महीने तक सीमित करती है, इसलिए हांगो इंडिया लागू होता है। अब दोनों के तुलनात्मक अध्ययन को अगर हम देखते हैं तो क्या निकल के आता है कि प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 14। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमें सेक्शन 14 की सुविधा लेने के लिए क्या करना है, और हमें सेक्शन 5 की बात करनी ही नहीं है। अगर हम सेक्शन 5 की बात करेंगे तो हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा, और हम जब सेक्शन 14 की बात करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ कैसे मिलेगा ये समझना आवश्यक है। न्याय और सद्भावना का सिद्धांत है। कार्रवाई समय अवधि को परिसीमा की गणना से हटाता है। परिणाम कोई देरी नहीं मानी जाती है, अपील निर्धारित समय के भीतर मानी जाती है। इसके लिए नज़ीर है एमपी स्टील कॉरपोरेशन, और जीएसटी अधिनियम में स्थित है अप्रत्यक्ष रूप से लागू, क्योंकि अधिनियम इसके सिद्धांत को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं करता। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा। अब ये कैसे बाहर करता है और कितना समय बाहर करता है, इसकी गणना को भी समझ लीजिए कि ये गणना कैसे की जाएगी। यानी भूल सुधार आवेदन दायर करने की हमारी तिथि थी 23/5/2024, और हमारे आवेदन खारिज होने की तिथि थी 22/10/2024। यानी जब हमने भूल सुधार का आवेदन दायर किया और जब हमारा खारिज हुआ, उन दोनों के बीच का जो समय था वो था 152 दिन। ये समय हमारा अपवर्जित समय है, यानी ये एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब देखिए कि इन्होंने 1/25 आदेश कब हुआ, 23/4/2024 को, और हमने अपील कब दायर की, 29/11/2024 को। यानी दोनों के बीच का समय हो गया 220 दिन का। लेकिन इसमें से जिस समय तक कार्रवाई चलती रही रेक्टिफिकेशन की, वो समय था 152 दिन का। वो 152 दिन हटा देते हैं तो समय निकल के आता है 68 दिन का। यानी हमें अपील फाइल करने के लिए समय चाहिए मिलता है 90 दिन का, और हमारा अगर ये समय एक्सक्लूड कर दिया जाए तो टाइम बचता है 68 दिन। यानी हमारी अपील क्या हो गई, समय के अंदर। न्यायालय ने पाया कि अपवर्जित अवधि को हटाने के बाद अपील 2 महीने और 9 दिनों के भीतर दायर की गई थी। परिसीमा अवधि 3 महीने होने के कारण दायर की गई अपील पूरी तरह से सीमा के भीतर थी। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि ये सभी पर ऐसे ही लागू नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ कंडीशन हैं जिनको बहुत ध्यान से भी आपको देखना जरूरी है। वो कंडीशन क्या हैं, देखिए याचिका रिट पिटीशन, इसमें जो निर्णय है पहले वो देख लेते हैं, फिर उसकी बात करते हैं। रिट पिटीशन स्वीकार की जाती है। दिनांक 5/3/2025 का अपीली आदेश रद्द किया जाता है। अपील को उसकी मूल संख्या और स्थिति में बहाल किया जाता है। अपीली प्राधिकरण को मामले का शीघ्रता से कानून के अनुसार और योग्यता मेरिट्स के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो बात की गई वो ध्यान से देख लीजिए, मूल स्थापित सिद्धांत क्या है और इसमें हमें क्या ध्यान रखना है। दोहरी रणनीति, एक प्रतिकूल आदेश के खिलाफ अपील और सुधार दोनों उपाय व्यवहार हो सकते हैं, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। कैसे समय सीमा का ध्यान रखेंगे, सद्भावना का महत्व है, यानी सद्भावना का होना जरूरी है, यानी बोनाफाइड होना जरूरी है। यह राहत केवल उन मामलों में उपलब्ध है जहां पिछली कार्रवाई सद्भावना बोनाफाइड में और बिना लापरवाही के की गई हो। दूसरा, दस्तावेजीकरण, समय पर आवेदन दाखिल करने और कार्रवाई को लगन से आगे बढ़ाने का सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सीमा का अपवाद, ये सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब सुधार आवेदन स्वयं अपनी निर्धारित समय सीमा 3 महीने के भीतर दायर किया गया हो। यानी हम वो लाभ लेने के लिए तभी जाएं अगर हमने समय सीमा के अंदर अपनी रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर दी हो। यानी 3 महीने का जो समय मिला है उसके अंदर ही अगर हमने रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर दी है तभी इसका लाभ मिलेगा। दूसरी जो हमारी कार्रवाई का उद्देश्य है वो बोनाफाइड होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए या गलत मंशा से दाखिल किया हुआ नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को अवश्य ध्यान में रखें, तभी हमें इसका लाभ मिल पाएगा। तो मेरा ख्याल है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रेक्टिफिकेशन में जाएं तो कैसे जाएं, या अपील में जाएं तो कब जाएं और कैसे उसका लाभ लें। इससे संबंधित अगर आपका कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या आपका कोई प्रश्न हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।